प्रस्तुत व्याख्यान में स्किनर के सक्रिय अनुकूलन के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। स्किनर ने अनुकूलन सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार व्यक्त की है। सक्रिय अनुबंधन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया सतत या संभावित होती है। उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है। स्किनर ने 1938 में सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अधिगम के क्षेत्र में अपने अनुसंधानों को अंतिम रूप देने से पहले उन्होंने थॉर्नडाइक के उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध सिद्धांत एसआर थ्योरी तथा पेवलव के स्वाभाविक क्रियाओं व पुनर्वलन का गहन अध्ययन किया तथा उसके बाद प्रयोगशालाओं में किए गए अपने अध्ययनों के आधार पर अनुबंधन, पुनर्वलन एवं सक्रियता आदि की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने उद्दीपकों के प्रति किए जाने वाले प्राणियों के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ सक्रिय प्रक्षेपणों ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस के रूप में अध्ययन किया तथा अपने सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किया। स्किनर के सक्रिय अनुकूलन अधिगम सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन या अनुबंधन तथा नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आदि के नामों से भी संबोधित किया है। स्किनर ने अपने सिद्धांत विचारों को प्रमाणित करने के लिए कई प्रयोग किए। उनका प्रयोग मुख्य रूप से उजले या सफ़ेद चूहों पर हुआ। इसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार के यंत्र एपरेटस का निर्माण किया जो स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक विशेष प्रकार का बॉक्स है। यह ध्वनि रोधी होता है, साउंड प्रूफ होता है। इसकी सतह समतल रहती है। इसमें पीतल का छोटा सा लीवर होता है। उसको दबाने से भोजन की गोली निकल कर आती है। लीवर का संबंध एक अभिलेख प्रणाली रिकॉर्डिंग सिस्टम से होता है। इससे चूहे द्वारा किए गए प्रयत्नों की संख्या का पता चलता है। इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी लाया जा सकता है ताकि प्रत्येक बार लीवर दबाने पर भोजन ना मिले। इस प्रकार के स्किनर बॉक्स में भूखे चूहे को छोड़ दिया गया। देखा गया कि चूहा इधर उधर घूमने फिरने लगा। इसी बीच उसका पंजा लीवर पर पड़ा और उसे भोजन की एक गोली मिल गई। जब जब वह लीवर दबाता उसे भोजन मिलता था। कई प्रयत्नों के बाद वह लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। इसी प्रकार उन्होंने कबूतरों पे भी प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने प्रमाणित किया कि प्राणी सक्रिय अनुकूलन या ऑपरेंट कंडीशनिंग के आधार पर सीखता है। ये कंडीशनिंग या अनुबंधन डेवलप हो जाता है। पहले वो लीवर दबाता था, फिर भोजन मिलता था, फिर वो उसको भोजन की एक गोली मिल जाने के बाद जब जब वह दबाता उसे भोजन मिलता था तो फिर वो सीख जाता था कि कई प्रयत्नों के बाद कि लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना उसको आ जाता था। कई प्रयास उसे नहीं करने पड़ते थे। जब वो उसको भोजन की आवश्यकता होती थी तो वो लीवर दबाता था, भोजन मिल जाता था। इस प्रकार ऑपरेंट कंडीशनिंग के आधार पर सीखता था और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है वो सक्रिय अनुकूलन के द्वारा सीखता है। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत की विशेषताएं। पहला, सक्रिय व्यवहार।
ऑपरेंट बिहेवियर, जब कोई व्यक्ति सक्रियता से किसी एक ही व्यवहार को करता रहता है तो वो उस परिणाम से इतना परिचित हो जाता है कि वो बिना कोशिश किए या बिना सोचे वही एक एक चयनित व्यवहार करता है और सक्रिय व्यवहार से वो सीख जाता है। सक्रिय स्किनर के अनुसार सीखने की परिस्थिति में प्राणी का व्यवहार प्रवर्तन सक्रिय होता है। यह बात चूहे तथा कबूतर के व्यवहार से स्पष्ट हो जाती है। अतः उसका व्यवहार उस वातावरण से परिचालित है। इस परिचालित व्यवहार या प्रतिक्रिया का प्रभाव भोजन का प्राप्त होना होता है। सेकंड विशेषता है साधनात्मक व्यवहार या इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी का व्यवहार या प्रतिक्रिया प्रबलन को प्राप्त करने में साधन का काम करती है। प्रबलन का प्राप्त होना या नहीं होना उसके अपने व्यवहार पर आधारित है। गलत क्रिया करने पर प्रबलन नहीं मिलता और सही क्रिया पर करने पर प्रबलन मिलता है। चूहा जब लीवर दबाता है तो उसे भोजन मिलता है तथा भोजन प्राप्त करने के लिए उसका व्यवहार साधनात्मक है। थर्ड विशेषता है प्रबलन या रिइंफोर्समेंट। स्किनर ने सीखना या अनुकूलन के लिए प्रबलन को अत्यंत आवश्यक माना। उस दृष्टिकोण से वे थार्नडाइक और पेवलव आदि के निकट हैं, क्योंकि इन मनोवैज्ञानिकों ने भी शिक्षण में प्रबलन को आवश्यक माना है, परंतु इस दृष्टि से वे टॉलमैन से दूर हैं, क्योंकि टॉलमैन ने प्रबलन को सीखने के लिए आवश्यक नहीं माना। इस प्रकार स्किनर प्रबलन सिद्धांतवादियों की रिइंफोर्समेंट थ्योरीज की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है विशेषता, ये प्रबलन के उन्होंने प्रकार भी बताए कि प्रबलन या रिइंफोर्समेंट धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट विशेषता है व्यवहार सुगठन या बिहेवियर शेपिंग। स्किनर के अनुसार प्रबलन के द्वारा प्राणी के व्यवहार को सुगठित किया जा सकता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन या शेपिंग इस सिद्धांत के अनुसार की जा सकती है और उसे अपेक्षित प्रतिक्रिया तक पहुंचने का प्रशिक्षण क्रमिक रूप से किया जा सकता है। इस आधार पर पशु को जटिल कार्यों को करने का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। प्राणी अंतिम प्रतिक्रिया को कई ऐसी सरल प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा सीखता है जो उसे उस अंतिम प्रतिक्रिया तक पहुंचा देती है। ऐसी प्रतिक्रियाओं को क्रमिक चरण अथवा क्रमिक उपगमन कहते हैं। स्किनर के व्यवहार सुगठन द्वारा चूहे तथा कबूतर को जटिल कार्यों को करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने चूहों तथा कबूतरों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर एक और कार्यविधि के यांत्रिक पक्ष पर बल दिया और दूसरी ओर व्यवहार सुगठन में प्रबलन के गहन महत्व को प्रमाणित किया। नेक्स्ट विशेषता है उत्तेजना सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब
कोई अनुकूलित उत्तेजना किसी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिए अनुकूलित हो जाती है तो वह प्रतिक्रिया उस उत्तेजना से मिलती जुलती दूसरी उत्तेजनाओं के प्रति भी होने लगती है। इसे ही उत्तेजना सामान्यीकरण कहते हैं। जैसे स्किनर ने अपने अध्ययन में देखा कि जब चूहा स्किनर बॉक्स में भीतर लीवर दबाकर भोजन हासिल करना सीख गया तो उसे दूसरे बॉक्स में छोड़ दिया गया तो पहले बॉक्स में जो पहले बॉक्स से थोड़ा सा भिन्न था, तब भी चूहे ने अपनी पुरानी प्रतिक्रिया दोहराई। तो भिन्नता यांत्रिक थी या भिन्नता पर अधिक ध्यान ना देते हुए उसने लीवर को दबाया और भोजन प्राप्त किया। तो कह सकते हैं कि उत्तेजना जो उसको मिली थी उसका स्टिमुलस का सामान्यीकरण करने की क्षमता के द्वारा भी सीखना संभव है। नेक्स्ट है उत्तेजना विभेद, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्किनर के सक्रिय अनुकूलन में उत्तेजना विभेद का अर्थ यह है कि जब प्राणी एक परिस्थिति में कोई व्यवहार करना सीख लेता है तो उस परिस्थिति से अधिक भिन्न परिस्थिति में उस प्रतिक्रिया को नहीं दोहराता है। स्किनर के अध्ययन में देखा गया कि एक परिस्थिति में कबूतर ने जब चोंच मारकर अपना प्रबलक प्राप्त कर लिया तो जब प्रबलक प्राप्त करना सीख लिया दूसरी परिस्थिति में फिर उसी समस्या को प्रस्तुत किया तथा लेकिन परिस्थिति में भिन्नता ला दी गई तो देखा गया कि कबूतर ने उचित स्थान पर चोंच मारने का व्यवहार नहीं किया। इस प्रकार उसने दोनों परिस्थिति में अंतर को समझ लिया। वो जब थोड़ी सी परिस्थिति में अंतर किया जाता है तो वो उस अंतर को भी समझ के व्यवहार करके तब प्रबलक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये भी इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है विलोप। सक्रिय अनुकूलन में विलोप का अर्थ यह है कि प्रबलन के अभाव में प्राणी सीखी हुई प्रतिक्रिया को दोहराना छोड़ देता है, लेकिन थोड़े दिनों तक छोड़ देता है। स्किनर के चूहे ने लीवर दबाकर भोजन हासिल करना सीखा, लेकिन जब भोजन मिलना बंद हो गया तो कुछ समय तक उसे लीवर दबाना छोड़ दिया। लेकिन इस प्रकार अनुकूलित उत्तेजना अनुकूलित व्यवहार के बीच संबंध हो टूटने को जब वो लीवर होने पर भी वो नहीं दबाता है तो वो उसका विलोप हो जाता है, उस क्रिया का विलोप हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि जब सक्रिय अनुकूलन में नेक्स्ट प्रतिक्रिया विशेषता में आप देखेंगे स्वतः पुनरावृत्ति। लेकिन अगर हमने उसकी अनुक्रिया विलोपित हो गई, लेकिन सक्रिय अनुकूलन में स्वतः पुनरावृत्ति की विशेषता भी पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि विलोपित प्रतिक्रिया जो कि गायब हो चुकी थी प्रतिक्रिया अनुक्रिया के उपस्थित होने पर भी, तो वो पुनः घटित हो जाती है। स्किनर ने अपने प्रयोग में देखा कि भोजन के अभाव में चूहे ने लीवर दबाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उसने फिर से लीवर दबाना सीख लिया। इस प्रकार ये विशेषता जो है स्वतः पुनरावृत्ति की जो विलोपित प्रतिक्रिया थी वो कुछ समय बाद फिर से जागृत हो जाती है और वो सीखना फिर से प्रभावी हो जाता है। स्किनर के सिद्धांत के दोष, इसकी विशेषताएं हैं। इसके आधार पर हम सिखा भी सकते हैं किसी भी इस प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष आए हैं उसके आधार पर
हम कह सकते हैं कि निरंतर जो अनुकूलन स्थापित हो जाता है उससे व्यक्ति सीख जाता है, उसकी अनेक विशेषताएं हैं और इस सीखने की प्रक्रिया में कई घटनाएं घटित होती हैं जो कि सीखने को प्रभावित करती हैं। लेकिन सक्रिय अनुकूलन सीखने की एक विधि है, एक सिद्धांत है जो कि प्रभावी है और इसका प्रयोग करके हम बच्चों को कई क्रियाएं, कई लेसन्स और कई विधियां सिखा सकते हैं और उसका प्रभाव देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके जो दोष हैं, स्किनर के कुछ कमियां हैं, उनको भी देखना चाहिए, जिससे कि यदि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इन कमियों को ध्यान में रखते हुए इसमें नए एडिशन करते हुए भी हम इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं कि लेकिन इसका जो स्किनर का ओरिजिनल सिद्धांत है उसके बारे में पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि इसके अध्ययन के आधार पर अन्य अध्ययन किए जा सके। पहली कमी जो मनोवैज्ञानिकों ने देखी है, इसके स्किनर के जो सिद्धांत है इस पे बहुत से अध्ययन हुए और कुछ कमियां मनोवैज्ञानिकों ने देखी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि स्किनर ने प्रवर्तन तथा प्रत्ययों स्किनर ने प्रवर्तन तथा प्रत्यर्थी ऑपरेंट एंड रिस्पोंडेंट व्यवहारों के बीच अंतर माना है, परंतु मनोवैज्ञानिक उनके विचार से सहमत नहीं है। मिलर के अनुसार प्रवर्तन अनुकूलन तथा प्रत्यर्थी अनुकूलन के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा खींचना संभव नहीं है। उनके अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहार का अनुकूलन किया जा सकता है। उनके इस अन्वेषण से स्किनर की स्थिति इस संदर्भ में कमजोर हो गई है। इन्होंने जो आलोचना व्यक्त की है मिलर ने, उनके अनुसार इनके स्किनर के जो सिद्धांत में जो थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है कि इनके अनुसार प्रत्यर्थी अनुकूलन तथा प्रत्यर्थी अनुकूलन के बीच कोई स्पष्ट से रेखा उन्होंने नहीं खींची है, जिसके कारण हम उसका अलग अध्ययन या अलग उसकी कैटेगरी या अलग मात्रा में उसका अध्ययन नहीं कर सकते। सेकंड है, स्किनर के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि उन्होंने सीखना तथा संपादन के बीच भेद की ओर ध्यान नहीं दिया है। लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, सीखना और उसका कार्य संपादन कि कब उसने सीखा और कब उसने कार्य संपादित किया। उन्होंने उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध एसआर कनेक्शन को सीधे प्रबलन का परिणाम माना। बंडूरा ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि यह सिद्धांत शिक्षण तथा संपादन के बीच अंतर बताने में असफल है। संभव है कि एक बालक अपने पाठ को अच्छी तरह जानता हो, परंतु प्रबलन के अभाव में वह उसे संपादन के रूप में व्यक्त न करे। वो जानता है, पाठ को जानता है, लेकिन अगर रीएनफोर्समेंट ना मिले तो उसका परफॉर्मेंस ना करे। तो यह सिद्धांत इस बात का अंतर बताने में असमर्थ है। उन्होंने बच्चों पर प्रयोग करके अपने इस विचार को प्रमाणित किया। बंडूरा के अनुसार प्रबलन से मुख्यतः संपादन प्रभावित होता है, शिक्षण नहीं। इनका विचार है जो कि इन्होंने स्किनर के विरोध में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है
इस सिद्धांत के विरोध में एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि इसमें परिधीय यंत्र पर बल दिया गया है, पेरिफेरल मैकेनिज्म पर बल दिया गया है और केंद्रीय यंत्रों की उपेक्षा की गई है, सेंट्रल मैकेनिज्म की उपेक्षा की गई है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी चीज के सीखने में केंद्रीय यंत्रों की प्रधानता होती है। तो इस दृष्टि से इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ कमियां स्किनर के सिद्धांत में हैं। फिर भी इस तरह ये स्पष्ट होता है, स्किनर के सिद्धांत के विरोध में कई आपत्तियां उठाई गई हैं। इन आपत्तियों के होते हुए भी स्किनर के सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व कम नहीं होता है। हिल ने स्किनर के सिद्धांत की समीक्षा करते हुए निष्कर्ष रूप में कहा है, फिर भी शिक्षण के शुद्ध तथा व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक दोनों में स्किनर के योगदानों के महत्व के संबंध में कोई संदेह नहीं है। There is however, no question about the importance of Skinner's contribution to both the pure and the applied psychology of learning. इस प्रकार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनके विरोध में इनकी कुछ थोड़ी सी कमियां बताई, लेकिन फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि एक ये विधा है, ये एक क्रिया है और ये जो रिलेशन इन्होंने सीखने और पुनर्वलन में स्थापित करके कंडीशनिंग के रूप में बताया है, उसका एक अपना महत्व है। इस थ्योरी के गुण या मेरिट्स, इस सिद्धांत का एक गुण इसकी व्यवहारिकता है, प्रैक्टिकेबिलिटी है। स्किनर ने शिक्षण से संबंधित अमूर्त विषयों के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया है। स्किनर ने यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रबलन से प्रतिक्रिया कायम रहती है या प्रोत्साहित होती है। स्किनर ने प्रत्ययों, प्रत्यर्थी व्यवहार तथा प्रवर्तन व्यवहार में अंतर बताया और शिक्षण में प्रवर्तन व्यवहार के महत्व पर बल दिया। उन्होंने प्रमाणित किया कि जानवर तथा मनुष्य प्रवर्तन अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए प्रबलन आवश्यक है। यदि प्रबलन ना हो तो सीखना असंभव है, सीखने की गति भी कम होगी। किसी चीज़ के सीखने में सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रबलन का हाथ होता है, लेकिन स्किनर ने नकारात्मक प्रबलन तथा दंड को अभिन्न नहीं माना। उनका यह कहना बहुत अंशों में सही प्रतीत होता है कि दंड का महत्व व्यवहार नियंत्रण में बहुत कम है। नेक्स्ट है, बच्चों के समाजीकरण की व्याख्या करने में इस सिद्धांत का बहुत महत्व है। बच्चों के समाजीकरण का आधार प्रवर्तन अनुकूलन है। बच्चों के व्यवहारों के संगठन में सकारात्मक प्रवर्तन तथा नकारात्मक प्रवर्तन का महत्वपूर्ण हाथ होता है। व्यवहार परिमार्जन या बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी
इस सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम किसी व्यवहार या किसी आदत को बदलना चाहते हैं या नई आदत और अच्छी आदत सिखाना चाहते हैं, तो अनेक क्रियाओं के द्वारा प्रबलन प्रदान करके उनके सही, उनकी गलत और आदतों को अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बच्चों का बिहेवियर मॉडिफिकेशन इस सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्किनर के सिद्धांत का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक है। वर्तमान में प्रोग्राम लर्निंग वास्तव में स्किनर के सिद्धांत पर ही आधारित है। यह ठीक है कि अध्यापन के प्रति इस दृष्टिकोण के जन्मदाता वे नहीं हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण को स्किनर ने व्यावहारिक रूप से सफल बनाया है। स्किनर ने स्वयं इस अध्यापन विधि के लाभों तथा तर्क आधारों का उल्लेख किया, जो काफ़ी अंशों में सही है। इस तरह स्पष्ट होता है कि स्किनर के सिद्धांत में कई गुण हैं, जिसके कारण ये सिद्धांत पेवलव के क्लासिक अनुकूलन सिद्धांत से श्रेष्ठ होने का दावा करता है। स्किनर का यह दावा करना कम से कम व्यावहारिक योगदानों के दृष्टिकोण से सही है, और ये सिद्धांत सीखने में एक व्यावहारिक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने है, और इसके सिद्धांतों के आधार पर हम सीखने को गति प्रदान कर सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। पहली उपयोगिता यह है कि यह सिद्धांत सीखने के लिए प्रेरणा को आवश्यक मानता है। अतः सर्वप्रथम बालकों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके सामने स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। यदि हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर सीखने में इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं, तो उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए बालकों के सामने, बच्चों के सामने, और उसके आधार पर सीखने की प्रणाली निश्चित करनी चाहिए और पुनर्बलन का सहारा लेकर सीखने की क्रिया को संपादित करना चाहिए। तो सीखना अच्छी गति से होगा, स्थायी होगा और सुगमता से सीखना हो पाएगा और बच्चे रुचि लेंगे। सीखने की सबसे अच्छी विशेषता ये है, अगर बालक, विद्यार्थी या जो ट्रेनिंग ले रहा है, जो सीख रहा है, यदि वो इसमें रुचि ले रहा है, तो हमारा सीखना या सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होगी और स्थायी होगी। तो सीखने को स्थायी करने के लिए और प्रभावी करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। सेकंड है, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन को बहुत महत्व देता है। कक्षा शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थियों को सही उत्तर देने पर पुनर्बलन दे सकते हैं, शाब्दिक पुनर्बलन दे सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा कहा, आपने बहुत अच्छा समझा। तो इसके आधार पर जो सीखना है वो क्रियाशील रहेगा, रुचिपूर्ण रहेगा और इस शाब्दिक पुनर्बलन से भी बालकों को पुनर्बलन मिलेगा और वो सीखने के लिए तत्पर होंगे, सीखने की गति बढ़ेगी और बालक सीखने के लिए प्रेरित होकर
सीखने में सहायक होंगे और शिक्षक को भी इंटरेस्ट बना रहेगा कि जिनको हम सिखा रहे हैं वो प्रेरित हैं और हमारे द्वारा सिखाई जाने वाली प्रक्रिया को निरंतर सीखते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने पर विशेष महत्व देता है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को स्वक्रिया द्वारा सीखने देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार जो सीखने वाला व्यक्ति है, बालक है, विद्यार्थी है, ट्रेनी है, वो क्रियाशील होना चाहिए। केवल सिखाने वाला ही क्रियाशील नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखने वाला भी क्रियाशील होना चाहिए, जिससे सीखना स्थायी होगा और इंटरेस्टिंग होगा और उसमें उसको बोरियत नहीं होगी, उसको बोझ नहीं लगेगा सीखना। इसके लिए इस सिद्धांत के आधार पर ये बात निकल के आती है कि शिक्षक को स्वक्रिया पर बल देना चाहिए। जुए के प्रयोग में देखा कि वो स्वयं ही लीवर दबाता था, स्वक्रिया, उसको कोई हाथ पकड़ के दबाने के लिए नहीं कहा जाता था। तो इस सिद्धांत से प्रेरणा लेके हम शिक्षक ये योजना बना सकते हैं कि शिक्षार्थियों और सीखने वालों को स्वक्रिया पर बल दें। ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसको या पाठ्यक्रम को समझाएं और इस तरह से प्रेरित करें कि वो खुद क्रियाशील होकर उन चीज़ों को, तथ्यों को ग्रहण करें और स्वक्रिया द्वारा, स्व अध्ययन द्वारा सीखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का विकास किया जो सीखने में सहायक है। इस प्रकार के अनुदेशन में सिखाए जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। सही उत्तर उसके लिए पुनर्वलन का कार्य करते हैं और वे छोटे छोटे पदों को एक एक कर सीखते हुए संपूर्ण को सीख लेते हैं। नेक्स्ट है, सक्रिय अनुकूलन में समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। शर्मीले बच्चों की झिझक दूर की जा सकती है और कम बुद्धि वाले बालकों को पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा पहले भी बताया कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ समस्यात्मक बालक जो हैं, शर्मीले बालक हैं, इनमें कोई समस्या है, उनकी समस्याओं को भी इस विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। इस विधि की उपयुक्तता को देखते हुए ज़रूरी है कि इसके सिद्धांत के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सीखने की प्रणाली विकसित की जाए और सीखने में इस सिद्धांत का प्रयोग अधिक से अधिक करके अपनी सीखने की प्रक्रिया को गतिशील और प्रगतिशील और स्थायी बनाने का प्रयास किया जाए। स्किनर ने काफ़ी पहले इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, लेकिन निरंतर इस पे अध्ययन होते रहे और इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत को स्थापित करते हुए इस सिद्धांत की जो नियम है उनका प्रयोग सीखने में निरंतर किया जा रहा है। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें ये मानकर चला जाता है कि निरंतर किसी चीज़ से परिचित कराते कराते व्यक्ति या विद्यार्थी उस क्रिया से हैबिचुअल हो जाता है और एक समय आता है कि वो उस क्रिया को करते करते उचित गेन करने लगता है, जो कि
शिक्षक चाहता है कि हमारा विद्यार्थी किसी चीज़ को जो हम सिखा रहे हैं उस पड़ाव पर पहुंच जाए। उस पड़ाव को पहुंचाने के लिए शिक्षक को निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए, ऐसा प्रोग्राम अपने लर्निंग का बनाना चाहिए कि सही क्रिया को पहचानने के लिए विद्यार्थी तत्पर हो। केवल पाठ्यक्रम रटा देना या कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता देना ही शिक्षण नहीं है, सीखना नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयासों के द्वारा सही क्रिया को पहचान कर सही क्रिया करना ही सीखना है। ऐसा सीखना स्थायी होता है। और अगर इसकी एक विशेषता ये भी है कि विलोप होता है, तो विलोप होता है तो समय आने पर वो फिर से प्रकट भी हो जाता है। इस सिद्धांत में विशेषता में हमने बताया कि जो अनुक्रिया है वो विलोप हो जाती है अगर वैसा प्रयास ना मिले, ना करे तो। लेकिन इसका एक विशेषता ये भी है कि जो विलोप हुई प्रक्रिया है वो निरंतर प्रयास के द्वारा या समय आने पर वो फिर से प्रकट भी होती है, जो कि सीखने में सहायक होती है। इस प्रकार स्किनर की जो सिद्धांत है, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, सीखने को बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट करता है और एक ऐसी टेक्निक हम लोग को बताता है शिक्षकों को कि हम इसका प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं और बालकों के लिए उपयोगी बना सकते हैं। और शिक्षक का यही कर्तव्य है कि वो इन टेक्निक्स को सीखे, उनको मन में रख के ही अपने शिक्षण कार्य को संपादित करे, जो कि शिक्षार्थी के लिए लाभप्रद होगा और उपयोगी होगा। एक चीज़ और है कि एमएड के सिलेबस में या बीएड के सिलेबस में लर्निंग की मीनिंग, प्रकृति, विशेषताएं, प्रकार और सिद्धांतों का अध्ययन पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसका उद्देश्य ही यह है कि इसका अध्ययन करके शिक्षक जागरूक हों कि अपनी कार्य प्रणाली, अपनी शिक्षण प्रणाली, अपनी शिक्षण विधि डिसाइड बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रख के अपनी शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाएं, जिससे उन्हें गाइडलाइन भी मिलेगी। और ये सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत है या गैनी का है या टॉलमैन का है, हल का है, इन सिद्धांतों के मुख्य तत्वों को लेकर आवश्यकता अनुसार जैसा शिक्षण वो कर रहे हैं, जैसा शिक्षार्थी को वो पहुंचाना चाहते हैं, उसके आधार पर डिसाइड करके उन तथ्यों को अपने शिक्षण में इंक्लूड करें और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं और शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी बनाएं। ये तभी संभव है कि हम इन सिद्धांतों का गहन अध्ययन करें और सरलता से उनका उपयोग करना सीखें। जब हम इन सिद्धांतों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखेंगे तब तक इनका प्रयोग हम अपने शिक्षण कार्य में नहीं करेंगे। लेकिन आवश्यक है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं उनका उपयोग समय पड़ने पर अपने शिक्षण में करें। और ये देखा गया है कि जिन शिक्षकों ने शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करके, उनका अध्ययन करके अपने शिक्षण कार्य में उसका उपयोग किया है, तो वो अच्छे शिक्षक सिद्ध हुए हैं और उनका शिक्षण कार्य सरलीकरण का रूप लेते हुए प्रभावी भी हो गया, सरल भी हो गया है और प्रभावी भी हो गया है। क्योंकि इन मनोवैज्ञानिकों को पाठ्यक्रम में रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भावी शिक्षकों को इन
सिद्धांतों से अवगत करा के उनके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाए, जिससे वो भी लाभान्वित हों और उनके शिक्षार्थी जो हैं वो भी उसका लाभ उठा सकें और शिक्षण कार्य बहुत ही कुशलता से प्रभावी और स्थायी हो सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि पाठ्यक्रम में जो भी यूनिट या पाठ रखे जाते हैं उनकी अपना महत्व होता है। जिस पाठ्यक्रम के लिए बनाए गए हैं उसका उपयोग जीवन में करना चाहिए और हर एक शिक्षक को, हर एक शिक्षार्थी को ये भी बताना चाहिए कि पाठ्यक्रम में जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जा रहा है, इसका जीवन में, उसके शैक्षिक जीवन में क्या उपयोगिता है, तभी हमारा पढ़ना पढ़ाना सफल होगा। धन्यवाद।